फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग, ये चीज़ में क्या मिस्टेक्स मेन कर सकते हैं जिसको वो अवॉइड किया जा सकता है? तो मिस्टेक ऐसे होता है कि लोग पहली चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बनाते या एक्सपर्ट के पास जाते हैं, और जहाँ तक उनको लगता है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक अवेयरनेस का पार्ट होता है। सर, मैन को ये जो भी बजटिंग प्लानिंग करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उनके पार्टनर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है कि आई एम स्टक बिटवीन लिविंग एंजॉयिंग माई लाइफ एंड सेविंग द इनकम, ये दोनों के बीच में फंस गया हूँ कि मैं लाइफ एंजॉय करूँ कि पैसा सेव करूँ, तो यूथ को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इनिशियल डेज में आपको लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है। सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज इज ओपनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते हैं सर। तो गूगल में आप ना वेल्थ क्रिएशन स्टेप्स डाल दो, आपको गूगल मोर देन 50 मिलियन से ज़्यादा आंसर दे देगा। जब ये 50 मिलियन में से आंसर उसके सामने आते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, ये सबसे बड़ा चीज़। फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा आजकल का कनेक्शन हो गया है सर। अगर कोई मैन इनस्टेबल है उनके फाइनेंशियल कंडीशन में, तो उसका उनके रिलेशनशिप पे असर पड़ता है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े एंड वेलकम टू द निखिल मावड़े शो। आज हमारे जो गेस्ट है काफ़ी स्पेशल है, बिकॉज आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ कोच, मेंटोर एंड ही इज ऑल्सो अमेजॉन्स बेस्ट सेलिंग ऑथर, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री में 17 प्लस ईयर्स से है। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर नितिन घाड़गे सर की। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सो ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैन और फाइनेंशियल प्लानिंग, ये दोनों चीज़ों पर रहने वाला है। तो चलिए करते हैं नितिन सर से कुछ बातचीत। सो नितिन घाड़गे सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर कि आप यहाँ पे आए। सो आज बहुत सी बातें करने वाले हैं हम। लेकिन सर, ये सब चालू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक अपना क्रिस्प इंट्रोडक्शन दें, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि आप क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निखिल जी, बहुत बहुत आपको मैं थैंक्स कहूँगा कि आपने मुझे आपके शो पे इनवाइट किया। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नितिन घाड़गे, बाय प्रोफेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी रन कर रहा हूँ लास्ट 17 साल से। मुंबई में हमारा ऑफिस है, पुणे में भी हमारे ऑफिस है। हमारे जो क्लाइंट्स है जो प्लानिंग करते हैं हमारे साथ, काफ़ी सालों से एक साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए, उनका प्लान कंस्ट्रक्ट करके, उनको प्लान को रिव्यू करके, उनको कैसे फाइनेंशियल फ्री करना है, ये स्ट्रेटेजी हम उनके साथ करते हैं। और 17 साल में हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो नॉर्मल जॉब में थे और जॉब करते करते उन्होंने उनका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, एक अमेजॉन बेस्ट सेलिंग बुक भी मेरा है, सीक्रेट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। और मेरे साथ मेरे एक पार्टनर है मिसेस धनश्री सगरे, वो आज यहाँ पे नहीं है, बट ओवरऑल हम लोग 17 साल में लोगों को प्लानिंग थ्रू कैसे आप आपका पैसे को मैनेज कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। वेरी नाइस सर, थैंक यू फॉर द क्रिस्प इंट्रोडक्शन और आपके सभी चीज़ों की डिटेल्स देने के लिए। सर, जैसे कि मैंने कहा इन द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट कि ये पॉडकास्ट सर मैन और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, ये चीज़ पर रहने वाला है, ताकि हम उनको ज़्यादा गाइड कर सके कि वो कैसे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मुझे ये रहेगा कि जब भी मैन फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वो कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? ओके, सो देखो, फर्स्ट थिंग है मेन एंड फाइनेंस। तो ये जो रिलेशन है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है क्योंकि फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली मेल्स के ऊपर ही आना चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, आप भगवान को मानते हो, राइट? तो भगवान ने होल यूनिवर्स क्रिएट किया। यूनिवर्स क्रिएट करने के बाद सेकंड अथॉरिटी पर्सन आता है विच इज़ कॉल्ड मेल। जो मेन्स आते हैं भगवान के बाद पावरफुल क्रिएचर है। तो ये भगवान ने ये जो मेल्स को डिज़ाइन किया है, उनके लिए प्राइमरी फंक्शन उनका है कि उनको चीज़ें क्रिएट करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, बिल्ड करनी है और प्रिजर्व करनी है। तो ये 4 प्राइमरी उनके फंक्शंस है। तो जहाँ तक आपने फाइनेंस ये जो चीज़ कही, तो एक मेल को उसके फैमिली के लिए अच्छा फाइनेंशियल लाइफ क्रिएट करना है, प्रोटेक्ट करना है, बिल्ड करना है, प्रिजर्व भी करना है, लीगेसी उसके फैमिली के लिए क्रिएट करना है। तो इट्स मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेल को ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से लेनी चाहिए शुरुआत में ही, जब से वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है या पैसा कमाने के पहले उसको ये क्लैरिटी देनी बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ने
ये क्लैरिटी बिल्कुल दी नहीं है। तो मेल को ये अंडरस्टैंड करना है कि फाइनेंस आपका प्राइमरी फंक्शन है, अच्छा पैसा आपको कमाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा पैसा आप जब भी कमाओगे तो उसके बाद उसको मैनेज करना ये भी मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना, बिल्ड करना, प्रिजर्व करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स की है। जहाँ तक वुमेन्स ये सारी चीज़ें करना पसंद नहीं करती है। वुमेन्स अगर ये सारी चीज़ें करने के लिए जब प्राइमरी वो इन्वॉल्वमेंट बताती है उस घर में, मेल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करता है। तो इट्स मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जैसे कि आपने कहा दिस इज़ अ मेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सर जब फाइनेंशियल हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेल पे ही फाइनेंशियल प्रेशर बनता है और उसको ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक ये है कि मेल ही ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये सर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है? एब्सोल्युटली सर, निखिल जी ये रियलिस्टिक ही एक्सपेक्टेशंस है ना, कि इसीलिए तो मेल के लिए शोल्डर जो रहते हैं वो ब्रॉडर क्यों रहता है जी क्योंकि आपके ऊपर बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक फाइनेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। कि हमारे हिंदू कल्चर में कैसे होता है कि कुछ ऐसे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे हम लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद हमें बच्चे होते हैं, तो ये शादी करने के बाद जो आपकी पार्टनर है उसका फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। बच्चों का जो भी एजुकेशन पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना है। तो ये शुरुआती दौर में ही आपको पता है कि आपके पास ये 3 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। प्रॉब्लम है कि मेल्स को उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया है, प्रोग्राम नहीं किया है, इसीलिए ये पीयर प्रेशर उनको मेल्स के ऊपर आया है। तो ये पीयर प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि उसको फाइनेंशियल लिटरेसी मेल का बिल्कुल नहीं किया है कि ये 3 बड़े बड़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पैसा कितना लगेगा। तो मेल्स को ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको प्रॉपर बजटिंग करना है, प्लानिंग करना है, ताकि ये 3 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे वुमेन का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आता है तो वो लाइफस्टाइल रिलेटेड रहेगा, हाउस होल्ड रिलेटेड रहेगा या मेडिकल इमरजेंसीज रहेगा। तो आपको उसको प्लान करना है, बजट करना है। ये 2 चीज़ें आप प्रॉपर करोगे ना तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ईजीली आप मैनेज कर पाओगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जहाँ तक हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमें बिल्कुल सिखाया नहीं। तो अभी ये फाइनेंस में कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? अगर आप जॉब करते हो, काफ़ी सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल्स है, उनके कॉन्फ्लिक्ट क्या है फाइनेंसेस। अचानक अगर जॉब करें तो आपका जॉब लूज हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन किया ही नहीं कि आप जॉब जाने के बाद क्या करोगे। आपका ईएमआई चल रहा है, आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में मेल पैनिक होता है। पैनिक क्यों होता है? क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्लान डिज़ाइन करते हो तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप काम एंड कूल रहते हो। आपको पता है कि अगर मेरा जॉब जाता है उसके रिगार्डिंग मेरे पास प्लान है, अगर घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है उसके रिगार्डिंग कुछ मेरा प्लान है, या घर में कुछ अचानक बड़े खर्चे आते हैं, बड़े परचेसेस होते हैं, उसके लिए भी मैंने प्लान किया है। तो मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल जी, मेल को वो करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू फॉर द आंसर विद सो मच क्लैरिटी सर। सर मुझे आपको पूछना है कि जैसे कि आपने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग, ये चीज़ में क्या मिस्टेक्स मेन कर सकते हैं जिसको वो अवॉइड किया जा सकता है? देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग, पहली चीज़ मैं आपको 1 सेंटेंस में आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्लान जिसमें आपका इनकम, आपका एक्सपेंस, आपके कर्जे, मतलब ईएमआई कितना जा रहा है, आपने कौन से लोन लिए, उसका ईएमआई कितना जा रहा है, उसके बाद आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, उसके बाद आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से है, इंश्योरेंसेस कौन से है, ये सारी चीज़ें आप गैदर करके उसको इकट्ठा करोगे तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनता है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लान। तो बजटिंग उस प्लान का एक पार्ट है, स्टेप है। तो मिस्टेक ऐसे होता है कि लोग पहली चीज़ फाइनेंशियल प्लान ही नहीं बनाते या एक्सपर्ट के पास जाते नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ तक उनको लगता है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक अवेयरनेस का पार्ट होता है, बट ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट के साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसीलिए आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, ये तीनों चीज़ें लानी पड़ेगी। एक एवरेज मिडिल क्लास अगर देखा जाएगा फैमिली में तो ये तीनों चीज़ें होने के बावजूद भी उसको वो लानी नहीं है क्योंकि उसको फाइनेंस में डिसिप्लिन नहीं रखना है। तो प्लान जब भी आप करते हो तो आपको पता रहता है कि आपका इनकम कितना है, उस इनकम में से आपको कितने खर्चे हाउस होल्ड के लिए
आपको लेने हैं, कितने खर्चे लाइफस्टाइल अकाउंट में जाने चाहिए, कितने खर्चे आपके ऊपर अगर डिपेंडेंट है आपके बच्चे, उनका स्कूलिंग फीस, अगर आपके डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स है उनका मेडिकल इमरजेंसी, तो ये सारी चीज़ें आपके बजटिंग में आती है। उसके बाद आपके इंश्योरेंसेस कौन कौन से हैं प्रोटेक्शन वाले, वो सारी चीज़ें आपको बजटिंग में आप ला सकते हो। देन आपके पास पैसा कितना बच रहा है उसको कैसे आप इन्वेस्ट करोगे, उसका एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन सही ढंग से होगा। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग किया है तो आप बजटिंग भी प्रॉपर करोगे, आपको पता है कि आपके कौन से खर्चे कभी आने वाले हैं, उस खर्चों के लिए आप प्रिपेयर रहते हो, आपके गोल्स के लिए प्रिपेयर रहते हो, और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट को आप सही ढंग से लॉन्ग टर्म तक लेके जाओगे। आप डिसिप्लिन रह सकते हो, कमिटेड रह सकते हो। तो बजटिंग आपका प्लानिंग करने के बाद ही आप कर पाओगे, अदरवाइज बजटिंग आपके लिए इट्स अ बोरिंग प्रोसेस। निखिल जी, किसी को अच्छा नहीं लगता बजटिंग करने के लिए। तो जब भी आप प्लान बनोगे तो उस स्ट्रक्चर में ही आपको पता चलेगा कि बजटिंग बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो आपको 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हेल्प करेगी। ओके सर, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल आंसर सर। सर अब जब हम बजटिंग और प्लानिंग की बात कर रहे हैं सर, मैन को ये जो भी बजटिंग प्लानिंग करते हैं ये सब चीज़ों के बारे में उनके पार्टनर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। ओके। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है तो उसके लिए आपका फाइनेंशियल लिटरेसी आपको ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। एक एक्सपर्ट के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ जाओगे तो एक्सपर्ट आपको सही ढंग से फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करेगा। निखिल जी, अगर किसी मेल के पास फाइनेंशियल लिटरेसी रहेगा तो उसका सेल्फ एस्टीम भी ऑटोमेटिकली हाई होता है, और हाई सेल्फ एस्टीम में एक मेल अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। मेजॉरिटी एवरेज मिडिल क्लास लोगों का अगर आप सेल्फ एस्टीम देखोगे टूवर्ड्स मनी तो काफ़ी लो है, फाइनेंशियल डिसीजन अवॉइड करते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन के लिए मेल्स किसी दूसरे मेल के ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट। तो पार्टनर को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपके लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी स्ट्रांग रहेगा तो पार्टनर आपको सही ढंग से अच्छा सपोर्ट करेगा। क्योंकि मेल अगर एग्रेसिव रहेगा तो पार्टनर आपको काम एंड कूल सपोर्ट करेगा। इवन वुमेन्स, फीमेल्स वांट्स काम कूलनेस, उनको एग्रेसिवनेस नहीं चाहिए, उनको ये फाइनेंस एंड मैथ, मनी मैनेजमेंट, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, टू बी फ्रैंकली। ओके। अगर आप फाइनेंशियल इलिटरेट रहोगे तो माइट बी फोर्सफुली उनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाएगा, और वो प्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि जहाँ तक लास्ट 17 सालों में हमने एक चीज़ देखी कि जितने भी बड़े बड़े प्लानिंग करने, बिग पिक्चर प्लानिंग, जैसे अभी वेल्थ क्रिएशन, ये बिग पिक्चर प्लानिंग होगा, तो उसमें मेल्स को सपोर्ट की ज़रूरत है और सारे डिसीजन मेल्स को लेने, ताकि फीमेल वुमेन पार्टनर उसको सही अच्छा सपोर्ट देगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल का, पार्टनर का, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। बट आगे जो डिसीजन लेके जाना है वो मेल को ही जाना है। सर जैसे कि आपने कहा कि वुमेन आर नॉट वेरी प्रोन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है सर, बट नाउ डेज ऑलमोस्ट जैसा रेशो है बोथ आर वर्किंग, ठीक है। सो अब जब बजटिंग की बात आती है तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेन का फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, कि दोनों एक कपल साथ में मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। तो सर ये जो उनके भी फाइनेंशियल प्लानिंग के डिसीजन है वो एक साथ में मिलके डिसाइड होने चाहिए, करेक्ट? बट ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें आपको ना, क्योंकि ये बड़ा प्लानिंग है जी, इतना बड़ा प्लानिंग है, अगर दोनों साथ में आते हैं, दोनों का इनकम कितना है, दोनों के खर्चे कितने हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दोनों का अगर इनकम इकट्ठा नहीं हो रहा है तो एक चीज़ आप ध्यान में रखो, एक्सपेंस भी इकट्ठा होना मुश्किल होगा। और अगर एक्सपेंस अलग अलग जा रहा है तो दोनों को दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता नहीं है। बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन से है कि आपको घर लेना है, उसके बाद बच्चों का एजुकेशन, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपका रिटायरमेंट, करेक्ट। क्योंकि एक स्टेज आता है कि आपको काम कितना भी अच्छा लग रहा है, आपके काम से आपको एग्जिट लेना है, विच इज कॉल्ड आपका रिटायरमेंट वाला एज। ये 3 बड़े प्लानिंग है। साथ में और एक उसमें ऐड करो, अगर पेरेंट्स आपके फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड है तो उनका डिपेंडेंसी आपके ऊपर आता है। अच्छा, तो ये 4 मेजर ये फाइनेंशियल चैलेंजेस लोगों को आते हैं। एवरेज मिडिल क्लास इन 4 फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, इसीलिए वो फाइनेंशियल ब्रोक होता है। ओके। और 40-45 ईयर्स अच्छा जॉब करने के बावजूद भी लोग फाइनेंशियल फ्री नहीं होते। दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि लोग प्लानिंग नहीं करते। तो पार्टनर को साथ में लेके आइए,
और बट उनको लेके आने के लिए आपको उनको फोर्स नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेल अगर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा, जी क्योंकि आपने कभी फाइनेंशियल डिस्कशन घर में किया ही नहीं। आप देखो ना, हमारे घर में मिडिल क्लास लोगों के घर में, एवरेज मिडिल क्लास लोगों के घर में ना 365 डेज में कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कभी छुट्टी नहीं रहती या कभी डिस्कशन नहीं होता, यही टॉपिक ही नहीं चलता। बट ऑब्वियसली आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ये आपकी इच्छा है, तो आपको 365 डेज में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला डे छुट्टी लेके रखना है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट्स अ बिगेस्ट हॉट टॉपिक इन दोज वर्ल्ड। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों को साथ में आने के बाद पता चलेगा कि कौन कितना अर्न कर रहा है, एक्सपेंसेस हमारे क्या है, हमारे जो जॉइंट गोल्स है, बच्चे दोनों के है ना, बिल्कुल तो सर। दोनों के बच्चों का जॉइंट गोल रहेगा, घर तो दोनों को साथ में लेना है, तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ईएमआई कौन कितना पे करेगा ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर उनका रिटायरमेंट दोनों का है, दोनों के रिटायरमेंट में कौन किसको कंट्रीब्यूशन करेगा, कौन कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आप साथ में आओगे तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा। सर, जब आपने कहा कि 4 मेजर फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो लोगों को करनी पड़ती है, जैसे कि घर लेना है, चिल्ड्रंस हो गई, रिटायरमेंट हो गई, पेरेंट्स हो गए। सर, अभी हम उसमें से बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। तो सर, कितना ज़रूरी है रिटायरमेंट प्लान करना, और क्या सही एज है जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए? ओके, ज़रूरी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि आज मेजर सिटीज़ में जो हम एवरेज मिडिल क्लास लोग देखेंगे, एक इनकम के ऊपर डिपेंड है, राइट? और वो इनकम भी श्योर नहीं है। जी इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, होल वर्ल्ड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, बिल्कुल सर। तो जॉब का श्योरिटी बहुत कम है। ऐसे सिचुएशन में आप ये ध्यान में रखो कि नेक्स्ट 10-15 साल के बाद अगर 20 साल में आपको रिटायर होना है, तो आज से ही आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे बड़ा प्लानिंग है। ओके। आज मेट्रो सिटी में आप देखो, लोगों का एवरेज लाइफ जो है वो पर मंथ 1 लाख टू 1.5 लाख रुपीज़ खर्चे से चलता है। चल रहा है। 1.5 लाख रुपया महीने का अगर आपके पास रहेगा तो आप अच्छी लाइफ जी सकते, जी अच्छी, राइट? उसको आप एनुअल बेसिस पे करोगे तो 18 लाख रुपीज़ होता है। 18 लाख का साल का आपको लाइफ जीना है। आज 40 की उम्र में आप हो, एज्यूम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद आपको रिटायरमेंट लेना है, तो आप सोचो ना कि इन्फ्लेशन आपका कितना रहेगा। तो इन्फ्लेशन माइट भी अगर मैं 7 to 8% भी कंसिडर करूँ तो 3x to 4x हो जाएगा आपके खर्चे पहले साल के लिए। उसके बाद 30 साल आपको रिटायरमेंट में ज़ीरो एक्टिव इनकम से जीना है। जो भी आपके हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं उसमें आप एक्टिवली तो अर्न नहीं करोगे, जो भी है 30 साल के पैसिव इनकम के लिए आपको प्रोविजन करना है। 25-30 साल का आपके पास वो फंड होना चाहिए। जी कुल मिला के अगर 1.5 लाख का मंथली भी आपको लाइफ जीना है ना, तो 5 करोड़ टू 6 करोड़ का आपको रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव करना है। बनाना पड़ेगा। उतना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर अगर आप देखोगे तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे बड़ी है। सर, 5 to 6 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस इन्फ्लेशन को देखते हुए हमें बनाना है। लेकिन सर, वो 5 to 6 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए मुझे मंथली कितना सेव करना पड़ेगा कि मुझे आज से 20 साल के बाद वो पर्टिकुलर फंड बने? देखो, आज यहाँ से आपको 20 साल के बाद रिटायर होना है, आपको 5 CR आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। ये बात आपकी पूरा 100% आपका कंफर्मेशन आ गया, ठीक है? ये आपका प्लान हो गया। डू इट योरसेल्फ, डू इट वाला गोल है कि आपको प्ले टू विन वाला गोल, यू कैन से प्ले टू विन वाला गोल है। जी तो 5 CR अचीव करने के लिए आप फाइनेंशियल मार्केट में इक्विटी या म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो अगर बनाते हो, वो पोर्टफोलियो आपको 12% से भी ROI देता है, तो करीबन 50,000 पर मंथ से आप 5 CR अचीव कर पाओगे। ओके सर, अभी आपने कहा कि 50,000 पर मंथ मुझे सेव करना है, लेकिन सर ये तो हो गई सिर्फ मेरे रिटायरमेंट की बात। यस। मेरे चिल्ड्रंस है सर, मेरा होम लोन चल रहा होगा, ठीक है? उसके बाद मुझे इन फ्यूचर माइंड में मुझे मेरे पेरेंट्स की भी देखभाल करनी पड़े, ठीक है? और सर, सबसे बड़ा शौक जो हम बात कर रहे थे सर, सबसे बड़ा शौक आता है अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो इसके कारण हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, टर्म इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। तो सर, ये सब चीज़ों का भी प्लान बहुत ज़रूरी है। तो सर, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे कुछ हेल्थ के लिए हो जाता है, उसके लिए अगर मैं अभी से कुछ लेके रखना चाहूँ फॉर हेल्थ प्लान और टर्म प्लान, तो क्या लेके रखना चाहिए
which is very much necessary for the future? देखो, रिटायरमेंट प्लानिंग आपका जब भी आप करते हो उसके पहले आपका प्रोटेक्शन वाला प्लान बनना जरूरी है। Okay. तो पहला हेल्थ इंश्योरेंस आपको एटलीस्ट जिस सिटी में आप रहते हो जो आपका एनुअल इनकम है मिनिमम उतना तो आपका एनुअल इनकम का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। आई एम सेइंग मिनिमम, Minimum. या रीजनेबल कहूँगा तो जो भी आपका एनुअल इनकम है उसका 3x to 5x का आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। उसके बाद आपका टर्म पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए निखिल जी 20 साल लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने के लिए एक दिन सफिशिएंट है। क्योंकि 20 साल में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया। उस 20 साल में अगर मेजर ब्रेड अर्नर आप हो, आपको कुछ होता है डेथ केस में, तो वो वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद फिर आप मेट्रो सिटी में हो, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो एक्सीडेंटल के लिए आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी आपको इंश्योरेंस लेना है। देन क्रिटिकल इलनेसेस भी आपको बहुत, आप देखेंगे कैंसर जैसे आजकल हो रहे हैं, तो ये 4 चीज़ें आपके पास पहले प्रोटेक्शन के लिए रखनी है। ऑन एन एवरेज 2 करोड़ का अगर आप टर्म पॉलिसी लेते हो या 30 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, 2 करोड़ का एक्सीडेंटल पॉलिसी लेते हो, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको इन्वेस्टमेंट पे आना है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होती आपकी प्रोटेक्शन तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करो, मत करो आप, मैं तो सलाह दूंगा। तो प्रोटेक्शन करो, उसके बाद फिर आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव के पास ध्यान दो, देन रिस्क मैनेजमेंट आपका सही ढंग से करके इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट। सो सर आप कह रहे हो कि अबव ऑल द सेविंग्स जो आप प्लान कर रहे हो उससे पहले आपने पहले खुद को सिक्योर करना चाहिए। उसके लिए पहले आप हेल्थ प्लान और टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। मस्ट है, मस्ट है। अभी सर जैसे कि आपने कहा कि एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम इन मेट्रो सिटीज़ 1 से 1.5 लाख है, तो ऐसे बंदे के ये लिए इनकम नहीं है, खर्चे। अच्छा हाँ, ये खर्चे, स्पेंडिंग है। हाँ, एवरेज स्पेंडिंग 1 से 1.5 लाख है। सर अगर 1 से 1.5 लाख का एक्सपेंस पर मंथ का है, सो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई पार्टनर को या मेल या फिर फीमेल किसको भी कुछ हो जाता है, तो ऐसी इमरजेंसी में कितना मिनिमम टर्म प्लान उन्होंने लेके रखना चाहिए और साथ में हेल्थ प्लान लेके रखना चाहिए? देखो, हेल्थ इंश्योरेंस आपका जो भी एनुअल इनकम है ना, तो मिनिमम आपका एनुअल इनकम उतना आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज चाहिए। मान लीजिए आपका एनुअल इनकम 12 लाख रुपए का है, तो 12 लाख 15 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम उतना रखो। मैक्सिमम नो लिमिट, क्योंकि आप देखोगे पेंडेमिक ऐसे आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिसीज है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा डॉक्टर को भी पता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप 3x 4x तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस रख सकते हो। टर्म पॉलिसी आपको लेना है, प्योर टर्म प्लान लो, वो भी आपका इनकम का एटलीस्ट मिनिमम 10x वैल्यू का होना चाहिए। 12 लाख रुपए का आपका अगर साल का इनकम है, फैमिली इनकम, हस्बैंड वाइफ बोथ, राइट, तो आप जो दोनों को आपको टर्म पॉलिसी लेना है उतना कवरेज का, मतलब 12 लाख का है तो 1.25 करोड़ का आपका ये हो गया टोटली कवरेज। देन 1.25 करोड़ का आपका एक्सीडेंटल का कवरेज। तो ये सारी पॉलिसीज को अलग अलग रखो और स्पेसिफिक वो पर्पस के लिए वो पॉलिसी आपको लेना है। इंश्योरेंसेस वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो इंश्योरेंस लेना है, और उसमें क्रिटिकल इलनेस भी ऐड करो, वो भी करीबन आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपका थंब रूल है वो थंब रूल फॉलो करके क्रिटिकल इलनेस में, ये चारों को आपको पहले प्लान करना है। तो उसके बाद पैसा जो बचेगा वो इन्वेस्ट करो। ओके, तो सबसे पहले खुद को सिक्योर करना है, फ्रॉम दी प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पे आपका हेल्थ प्लान होना चाहिए, टर्म प्लान होना चाहिए, और जैसा कि आपने कैलकुलेशन बताया वैसा उन्होंने करना है। निखिल जी, जो भी एसेट एलोकेशन है, पोर्टफोलियो है जो आप क्रिएट कर रहे हो, उस पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन के इर्द गिर्द आपको क्या करना है, फायरवॉल क्रिएट करना है। वो फायरवॉल प्रोटेक्शन इंश्योरेंसेस। ओके, विदाउट फायरवॉल आप इन्वेस्ट कर रहे हो निखिल जी, आज न कल गारंटेड आप फाइनेंशियल ट्रैप में आओगे डेफिनेटली। ओके, कोई ऐसा केस स्टडी मुझे बताओ, आप मुझे सिंगल केस स्टडी बताओ जो 20 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, बट ये 4 में से कोई एक थ्रेट या चैलेंज या शॉक वो उसके लाइफ में नहीं है। एक केस स्टडी लेके आओ। मैं आपको 1000 से ज़्यादा केस स्टडी ऐसे लेके आता हूँ कि ये किया नहीं है और उनके इन्वेस्टमेंट ब्रेक हुए। ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल। 8 साल पहले एक फीमेल हमारे पास आई थी, वुमेन आई थी, उनके हस्बैंड का डेथ हुआ था। तो रिसेंटली हमारी मुलाकात हमारे ऑफिस में हुई। डेथ के बाद हस्बैंड ने जो टर्म पॉलिसी लिया था वो टर्म पॉलिसी भी उनको पता नहीं था। डेथ के बाद उन्होंने जब भी घर पे देखा तो अलमारी में उनका वो एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन का पेपर मिला, तो वो टर्म इंश्योरेंस था। 2 साल का ही प्रीमियम पे किया था और करीबन 55 लाख रुपीज़ उनको मिल गए। 55 लाख रुपीज़ उसके पास वो आखिरी थे, जिससे उसको 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे, उनका एजुकेशन कंप्लीट करना था।
कट द स्टोरी, 8 साल के बाद प्लानिंग प्रॉपर हुआ, रिव्यू प्रॉपर किया, तो जो 55 लाख रुपीस थे उसमें उसके बच्चों का एजुकेशन हो गया। एक लड़का बेंगलोर में एजुकेशन उसने कंप्लीट किया, एक लड़का यूके में एमएस के लिए चला गया। तो प्लानिंग करने का ये फ़ायदा होता है, बट अनप्लान चीज़ें करोगे तो बहुत क्रिटिकल चीज़ें आपके लाइफ में आती रहेगी। बिल्कुल सर। सर थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल आंसर। सर मुझे आपसे और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसी रिलेटेड पूछना है कि सर आपने जो शॉक की बात की, जो कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर शॉक जहाँ पे वी लूज समवन फ्रॉम आवर फैमिली और वी लूज समवन इम्पोर्टेंट Major shock, yeah. जिसके भरोसे अपना घर चलते रहता है। True. तो सर ऐसे मल्टीपल शॉक्स रहते हैं जो आपके फाइनेंस को पूरा हिला देते हैं एंड लॉट ऑफ पीपल उनका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कौन से वो मेजर फाइनेंशियल शॉक्स है। सो मैं कुछ मेजर फाइनेंशियल शॉक्स आपको बताऊं तो उसमें लॉन्ग रिटायरमेंट एक शॉक है। क्योंकि रिटायरमेंट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी आपका एक्टिव इनकम है उसके बाद फिर आप 60 की उम्र में रिटायर होते हैं या 55 में रिटायर होते हैं, वहाँ से फिर 30 साल का आपका जो रिटायरमेंट है वो लॉन्ग रिटायरमेंट हो गया। क्योंकि उस 30 साल में कंप्लीट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई पर्सन ही नहीं है। तो ये एक शॉक है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। उसके बाद इन्फ्लेशन एक शॉक है। आज जो चीज़ें आप 50,000 में ले रहे हो, 20 साल के बाद वही चीज़ें आपको 2 से 2.5 लाख में मिलेगी। मतलब 4 to 5x आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मेजॉरिटी लोग जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इन्फ्लेशन एक शॉक होने के बाद जैसे फैमिली में जो मेजर ब्रेड अर्नर है उसका डेथ होना, ये भी एक फाइनेंशियल शॉक है। देन उसके बाद एक शॉक आता है कि घर में अगर आपके कोई मेडिकल या एक्सीडेंटल कोई इमरजेंसी आता है तो ये भी एक शॉक हो गया। देन अगेन एक शॉक है जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, डिवोर्स, मैरिटल ब्रेकडाउन। क्योंकि आज आप देखोगे बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं और उस डिवोर्स में एलिमनी देना पड़ता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। एक केस स्टडी में कहूँगा कि हमारे एक क्लाइंट का 2 बार डिवोर्स हुआ, दोनों बार उसको एलिमनी देना पड़ रहा है और उस एलिमनी में वो कम्प्लीटली फाइनेंशियली ब्रोक हो गया। तो ये शॉक के लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये मेजर 5 शॉक है, उसके लिए एटलीस्ट आपको प्रिपरेशन तो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप फाइनेंशियली ट्रैप में आओगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके कुछ आपका भला नहीं होने वाला, टू बी फ्रैंकली। ये स्ट्रैटेजी तो हमने आजकल बहुत देखी है कि 20 साल आप 50,000 इन्वेस्ट करो, आप 5 करोड़ का कॉर्पस अचीव करोगे, उसको अगर प्रॉपर मेंटेन करोगे तो नेक्स्ट 30 साल में वही 100 करोड़ होगा। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट शॉक के लिए प्रिपरेशन नहीं, कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो सर कैसे पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू सर। ये आंसर सर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेगा मेरे सभी व्यूअर्स में, बिकॉज सर बहुत से लोग सच में इन शॉक्स के लिए रेडी नहीं रहते हैं। माइंड भी उनको 1 से 2 शॉक्स पता है लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। थैंक यू फॉर मेकिंग अस अवेयर अबाउट दिस 5 फाइनेंशियल शॉक सर। सर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, ये सर हमारे थोड़ा यूथ के बारे में। सर एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बीच में ये हुआ था कि आई एम स्टक बिटवीन लिविंग enjoying my life and saving the income। ये दोनों के बीच में फंस गया हूँ कि मैं लाइफ एंजॉय करूँ कि पैसा सेव करूँ। तो सर ये बहुत बड़ा डायलेमा है आज के यूथ में कि अगर मैं सेव करता हूँ तो मैं जी नहीं पाऊंगा और मैं अगर जीता हूँ तो मैं सेव नहीं कर पाऊंगा। सर ये डायलेमा को आप कैसा सर डिकोड करोगे सर? देखो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जी सर। आपको सेव भी करना है और आपको इंजॉय भी करना है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ इंजॉय करना है, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। बट जहाँ तक आपको अंडरस्टैंड करना है, जैसे हम लोग यूथ को कहते हैं कि यूथ में बहुत पावर है, तो यूथ को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इनिशियल डेज में आपको लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है। यूथ को ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको लाइफस्टाइल के ऊपर कभी पैसा खर्च करना है। दो सिचुएशन में आप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अर्न सफिशिएंट इनकम। सेकंड थिंग, क्रिएट सफिशिएंट एसेट और वेल्थ। ये 2 चीज़ अगर आपके पास होती है तो आपको लाइफस्टाइल के ऊपर अच्छा खासा आप खर्चा कर सकते हो। और जहाँ तक आज से ही करना है तो आपने अर्न करने के बाद आप बजट करो, प्लान करो और कितना पैसा आपको एवरी मंथ लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करना है ना, उसका बजट करो ना। 100 रुपये अगर आप कमाते हो तो 100 पूरा का पूरा 100 रुपये आप लाइफस्टाइल में खर्चा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये सब करते हो तो यूथ क्या होगा, जैसे अमेरिका में हुआ था कि लोन लाइबिलिटीज ट्रैप, क्रेडिट कार्ड ट्रैप में चला जाएगा। तो अमेरिका का जो सिचुएशन था 5 साल पहले, जो अभी इंडिया में देखने को आपको मिलेगा, यूथ नाउ डेज फाइनेंशियली
स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका फोकस लाइफस्टाइल के ऊपर ही है, उनको सेव नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके तो कंप्लीटली अगर आपको लाइफस्टाइल के ऊपर अगर फोकस करना है तो आगे ना जाके आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आई एम सेइंग कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बट कितना आपको करना है यू शुड डिसाइड। मतलब आपका 20% जो भी इनकम है उसका आप लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करते हो, फेयर ना, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। कहीं पे ना आपको रिस्ट्रिक्शंस रखना है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखोगे, बाउंड्रीज नहीं रखोगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। यूथ का प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है। ओके आज पुणे जैसे सिटी में आप देखोगे कि बहुत सारे होटल्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, तो यूथ वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे मॉल्स है, एंटरटेनमेंट जोन है, यूथ आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। बहुत पैसा खर्चा कर रहा है। कुछ यूथ कमा के खर्चा कर रहे हैं, कुछ यूथ पेरेंट्स के पैसे खर्चे कर रहे हैं। बट आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि कितना करना है आपको लाइफस्टाइल में, कितना करना है सेविंग और फ्यूचर के लिए। एक ये भी चीज़ आप अंडरस्टैंड करो कि आज आपको आदत बनी है लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करने की। एक स्टेज आएगी कि आपको लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करने के लिए पैसा कमाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। करेक्ट। तो आपको दोनों चीज़ों को सर मैं इसी सवाल पे आना चाहूँगा सर। इन अ पाई 100 का जो पाई है उसमें इतना उसका इनकम है फॉर एग्जांपल किसी का भी, सर उसमें से उसका कितना परसेंटेज सेविंग में जाना चाहिए, कितना परसेंटेज इंश्योरेंस में जाना चाहिए, कितना परसेंटेज उसका लाइफस्टाइल, उसका कोई पर्सनल गोल, घूमना, इसमें जाना चाहिए, और बाकी एक्सपेंस उसका जो हाउस होल्ड है उसमें जाना चाहिए। अगर आप परसेंटेज में उसको डिवाइड करोगे तो कैसा होना चाहिए? बिकॉज उसमें होम लोन भी आ गया, बिकॉज होम इज ऑल्सो मेजर फाइनेंशियल डिसीजन जो लाइफ में रहता है। जैसे हमने 4 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन की बात की, उसमें से होम इज ऑल्सो वन ऑफ देम। एब्सोल्युटली। देखो देयर इज नो स्टैंडर्ड परसेंटेज रेशियो, जी बट मोटा मोटी अगर कहूँगा तो 50% में आपका हाउस होल्ड लाइफस्टाइल चीज़ें आपकी निकालनी है। जो भी आपके जो हाउस होल्ड रिलेटेड जो भी खर्चे वो 50% आपका इनकम का उसको आप साइड में हटा दो। जी 30% आपका मैक्सिमम लोन लाइबिलिटी होना चाहिए, नॉट मोर देन। ओके। तो बचा है आपके पास 20%, वो आपको सेव करके आपके फाइनेंशियल गोल्स सेट करके प्लान करके 20% सो वो 20% में सब आ गया, मतलब आपका हेल्थ प्लान, आपका टर्म प्लान और प्लस आपका सेविंग्स। एब्सोल्युटली 20% आपने मिनिमम सेव करना ही चाहिए। या सेव करो, प्रोटेक्शन के लिए रखो, इन्वेस्टिंग करो, प्लान करके सारी चीज़ें आपको 20% में करनी। ग्रेट। बट देखो ये यंग एज में ये रेशियो अच्छा लगेगा जी 20%, बट जहाँ तक हम देखेंगे नाउ डेज जनरेशन एक्स जो 40 की उम्र है, जी उनका प्रॉब्लम हो रहा है कि दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट ईएमआई ज़्यादा जा रहे हैं। उनके ईएमआई 40-50% से उनका इनकम जो है उससे 40-50% इसमें जा रहा है। अभी यहाँ से 15 साल के बाद उनको रिटायर होना है तो 30% उनको रिटायरमेंट अकाउंट के लिए इन्वेस्ट करना है, उतना उनके पास पैसा नहीं बच रहा है। तो यूथ को वो अपॉर्चुनिटी है कि जितना जल्दी स्टार्ट करे, जितना जल्दी प्लान करे, फोकस रहे, उतना जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। ओके सर, वेरी नाइस सर, दैट वाज अ वेरी थॉटफुल आंसर सर, एंड डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये ज़रूर हेल्प करेगा। सर अभी हम आगे की क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सर मुझे बताइए सर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा आजकल का कनेक्शन हो गया है। सर अगर कोई मैन इनस्टेबल है उनके फाइनेंशियल कंडीशन में, तो उसका उनके रिलेशनशिप पे असर पड़ता है? बहुत आता है वो रिलेशनशिप पे, और डायरेक्टली आता है ना। जी फर्स्ट थिंग देखो, आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन लोगे या आप कम पैसा कमा रहे हो जी तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा। एक तो आप कम पैसा कमा रहे हो या रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हो, तो दोनों चीज़ों में आप आपके फैमिली की अलग से कोई नीड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो फैमिली में वो कहते हैं ना अनबन होती है। तो फाइनेंशियल वो क्राइसिस तो घर पे भी आने वाला है, उसका कंप्लीट इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे आएगा। क्योंकि बच्चे और वुमेन्स जो भी आपके पार्टनर है, दे वांट कि मेल अच्छा खासा पैसा कमाए, उसको सेव करे, बजट करे, इन्वेस्ट करे, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको सिक्योर रख सके, उनको कंफर्टेबल लाइफ दे सके। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर निखिल जी तो आगे भी आएगा, अभी भी आ रहा है, अभी तो ज़्यादा आ रहा है, आगे और ज़्यादा आएगा। वो वही केस में हो सकता है जब तक आप प्लान प्रॉपर नहीं करोगे तब तक वो ये सारी चीज़ें होती हैं। सर अभी जो यूथ में एक मैं देखा हूँ सर, मेरा भी शादी हो के अभी ऑलमोस्ट 3 इयर्स के आसपास हो रहा है।
सर सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि आजकल मेन थिंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद मेन, ये बहुत अलग सिनारियो हो गया है कि एक तो उनका घर होना चाहिए, शादी के लिए जो चीज़ें उनकी तरफ उनसे जो एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्टेशन है अपोजिट पार्टी को या फिर फीमेल को, उसका घर होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए। सर ये सब चीज़ें अचीव करने में मैंने अपने दोस्तों को देखा है, बहुत से मेरे जानने वाले लोगों को देखा है। सर एक तो गाड़ी ले लेते EMI पे, घर ले लेते EMI पे, उसके बाद उनका लाइफस्टाइल भी उनको वैसा मेंटेन रखना है कि भाई मैं शादी करूँ तो मैं सब दिखा सकूँ। सर ये चक्कर में वो सर आप पूरा EMI ट्रैप में पड़ जाते हैं और फिर पूरा फाइनेंशियली इनस्टेबल हो जाते हैं। सो सर ऐसे वक्त पे कैसा एक यूथ खुद को मैनेज करे, खुद को मेंटली स्टेबल बनाए ताकि वो ये सिचुएशन को संभाल सके? बिकॉज सर ये तो बहुत बड़ा डायलेमा है कि इनकम एक सर्टन, ऊपर से उसको गाड़ी भी लेनी है, उसको घर भी लेना है, बिकॉज नाउ इट इज़ दिस इज़ अ डिमांड। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरे सभी लोगों से ये डिमांड है, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर आस्किंग कि उसका घर है, उसकी गाड़ी है, लाइफस्टाइल कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसा जीता है, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस वन। ट्रू ट्रू ट्रू। निखिल जी देखो, हमारे एवरेज मिडिल क्लास घर में ना एक सक्सेसफुल पर्सन कौन है ना, उसका एक डेफिनेशन बनाया है। तो डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सिटी का उसके पास डिग्री है, उसके बाद उसके पास अच्छा जॉब है, राइट, अच्छे जॉब में वो ऐसा अच्छा पैसा कमा रहा है, उसके बाद उसने उस जॉब में से लोन लेके घर लिया है, राइट, उसके बाद उसके पास कार है और थोड़ा सा सोशल लाइफ। ये 6 चीज़ें जिसके पास है एवरेज मिडिल क्लास लोगों के लिए, वो पर्सन सक्सेसफुल। तो सक्सेस का डेफिनेशन, फाइनेंशियल सक्सेस का डेफिनेशन एवरेज मिडिल क्लास लोगों में उतना ही है। तो ये प्रेशर जो इतना है ना कि उसको अपग्रेड करते करते मेल प्रेशर में आता है। एक तो प्लान नहीं करता है, एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेता, तो ये प्रेशर आगे भी रहेगा क्योंकि हमारे कल्चर से ही हमें ये चीज़ सिखाई है, बचपन में सिखाई है, पेरेंट्स ने सिखाई है कि देख बेटा अच्छे मार्क्स ले ले, अच्छे मार्क्स के बाद तुझे अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलने के बाद अच्छा आपको लड़की मिलेगी, देन शादी करोगे, फिर घर ले लो। तो उतना ही हमें सोच हमारी उतनी ही है, बट हम लोग ये नहीं सोच रहे कि ये सारी चीज़ें आज अगर आप एसेट देखोगे तो वो बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ऐसे सिचुएशन में लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई हो गया है और इनकम नहीं बढ़ रहा है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल ट्रैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पीयर प्रेशर लोगों पे ऑलरेडी साइकोलॉजिकल भी है और फाइनेंशियली भी, उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे आ रहा है, फिजिकल पे भी आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस पे भी आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यूथ को मैं कहूँगा कि प्लान करो, एक्सपर्ट की सलाह लो और ब्लाइंड डिसीजन मत लो। जिन्होंने ऑलरेडी ये ट्रैप में ऑलरेडी इंटर किया है उनके लिए भी वही सलाह है कि आप भी प्लान करो, एक्सपर्ट के पास जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी अभी अगर देखोगे तो यूथ फाइनेंशियल ट्रैप में जाने का चांसेस है। सेकंड जनरेशन एक्स जो कॉर्पोरेट जॉब में है 40 की उम्र में, और यहाँ से 5, 10, 15 साल के बाद उनको फाइनेंशियल फ्री होना है क्योंकि रिटायरमेंट होना है, और एल्स उनके बच्चों का हायर एजुकेशन का प्रोविजन करना है। तो दोनों जनरेशन के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आगे बढ़ सकते हैं। दोनों जनरेशन को बहुत केयरफुली फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, स्पेसिफिकली मेल्स, क्योंकि वुमेन आपको अच्छा सपोर्ट करेगी, बट मेजर डिसीजन लेने के लिए मेल को फाइनेंशियल इंक्लाइन होना है, फाइनेंशियल सैवी होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। सर जैसे कि आपने कहा कि मेल को फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सही लेने पड़ेंगे। सर लेकिन मुझे और एक चीज़ आपको बोलनी है कि सर मेन और एनीबडी दे आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, ऐसा कहा जाता है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। ठीक है सर, अभी बात कैसी होती है सर कि जैसे कि कहा कि मैक्सिमम लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई किसी ने बता दिया अरे मैंने तो ये टर्म प्लान लिया ये बढ़िया है, मैंने ये इंश्योरेंस लिया ये बढ़िया है, मैंने ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया ये बढ़िया है, मैंने ये वाला म्यूचुअल फंड लिया ये बढ़िया है, और भाई बिना कोई एक्सपर्ट ओपिनियन के उसकी बात सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं। सर ये कितना सही है? और सर ये चीज़ों को अगर ये सही नहीं है तो ये चीज़ों को सही कैसे किया जा सकता है? निखिल जी ये एब्सोल्युटली गलत चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बड़े फाइनेंशियल बिग पिक्चर डिसीजन आप फ्री में नहीं ले सकते, नंबर 1, और एवरेज सलाह नहीं ले सकते, क्योंकि फ्री और एवरेज सलाह शुरुआती दौर में बहुत अच्छा आपको सेटिस्फेक्शन देते, बट ओवर द पीरियड फ्री और एवरेज की सलाह रहती है, एडवाइस रहती है ना, बहुत कॉस्टली होगी। जी। तो आपको इसको सॉल्यूशन एक ही है कि आप किसी
अच्छे एक्सपर्ट के पास जाइए जिसका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का 15 साल का हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज़ हो, जिन्होंने ऑलरेडी उनके क्लाइंट्स को फाइनेंशियल फ्री और ये सिचुएशन ये केसेस हैंडल किए हुए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। जहाँ तक इंडिया में कहूँ तो नेक्स्ट 20 साल में ये प्लानिंग और वेल्थ प्लानिंग का जो बिजनेस है, कंसल्टेशन है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। बट प्रॉब्लम है कि अच्छे प्लानर इंडिया में है ही नहीं है, फ्री की सलाह दे रहे या एवरेज सलाह दे रहे। तो उसका सॉल्यूशन ऐसा है कि आप एक्सपर्ट की सलाह लोगे तो एक्सपर्ट आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान डिज़ाइन करेगा। ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्लान जिसमें आपका कंप्लीट फाइनेंशियल लाइफ उसमें स्ट्रक्चर किया हुआ है, उसको फिर आपको फॉलो करना बहुत ईजी होगा। और ये फॉलो करते करते आप इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये सॉल्यूशन एक ही है कि आप एक्सपर्ट के पास जाइए, उसके साथ डिस्कशन कीजिए, डिस्कवरी कीजिए कि आपकी ज़रूरतें क्या है, क्यों आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, क्या आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस है। पैसा आप कम कमा रहे हो तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा, इनकम बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज के लिए आपको फाइट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक इनकम के ऊपर आज के डेट में डिपेंड रहना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आपका इनकम अच्छा खासा है देन प्लान करो, प्लान को फॉलो करो, रिव्यू करो। नंबर ऑफ केस स्टडीज़ हमारे पास 17 साल के प्रैक्टिस में जिन्होंने फाइनेंशियल प्लान किया है, रिव्यू रेगुलर किया है, ऐसे लोग 10-10 साल में फाइनेंशियल फ्री हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 10-12 साल में उनके फैमिली के पहले मिलेनियर हुए, मतलब 7 to 8 करोड़ का नेटवर्थ अचीव किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग डिसिप्लिन प्रोसेस। गुड सर, अभी जैसे कि आपने कहा कि 7 to 8 CR का उन्होंने फर्स्ट जनरेशन ने ये अचीव किया है। बहुत से लोग सर 30-40 ईयर्स तक ये नहीं कर पाते सर। क्या डिफरेंस है सर वो बंदे में जिसने 25-26 ईयर्स के एज में $1 मिलियन अचीव कर लिया, और एट द सेम टाइम 30-40 साल लोग काम करके भी वो अचीव नहीं कर पाते। तो आपने जो वर्ड यूज़ किया कि फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर, तो लास्ट मंथ वी गॉट वन अवार्ड। इस अवार्ड का नाम ही है फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर मेंटर अवार्ड। ओके, वेरी नाइस। वो अवार्ड हमें मिला था और 200 लोग ऐसे हैं कि उनके फैमिली के पहले मिलेनियर बने, 7 to 8 करोड़ का उन्होंने नेटवर्थ अचीव किया। कम से कम 1200 के ऊपर ऐसे लोग हैं कि एटलीस्ट $500,000 का नेटवर्थ उन्होंने अचीव किया। सर जैसे आपने कहा सर यंग जनरेशन में लोग मिलेनियर बन रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग सर 30-40 साल जॉब करके भी पैसा नहीं कमा पाते। सर ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों लोगों में, और ऐसा क्या डिफरेंस हो पर्सनालिटीज़ में कि कुछ लोग 10 साल 12 साल के फाइनेंशियल प्लानिंग में ही मिलीनियर बन रहे हैं, और यहाँ पे लोग 30-40 साल मेहनत करते रहते हैं तभी भी वो कुछ नहीं कर पाते। निखिल जी देखो, मिलेनियर बनने के लिए आपको ना 2 आपको रास्ते हैं। पहला, आप पैसा कमाओ और मिलेनियर बनो, और सेकंड थिंग सबसे आइडियल मैं कहूँगा कि मिलेनियर बनने का राइट डेफिनेशन है आप ऐसे एसेट क्लास का एक्यूमुलेशन करो ताकि वो एसेट क्लास $1 मिलियन के हो और उन एसेट क्लास से आपको इनकम जनरेट करे। फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप सही ढंग से करोगे तो 10 से 15 साल में आप आपके फैमिली के पहले इकलौते मिलियनेयर बनोगे थ्रू इन्वेस्टिंग। क्योंकि एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जहाँ पे आपका इनकम कंसिडर किया जाता है, आपका एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस प्लानिंग, इस्टेट प्लान, ये सारी चीज़ें एक जगह स्ट्रक्चर की जाती है। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 से 15 साल में आप फाइनेंशियल फ्री और मिलियनेयर दोनों चीज़ें हो सकती हो। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। रिसेंटली हमारे क्लाइंट 14 साल के फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस से रिव्यू करके फाइनेंशियल फ्री हो गए। करीबन $1.5 मिलियन का उनका नेटवर्थ एज ऑफ नाउ। वाह, इम्प्रेसिव। यस, बाय प्रोफेशन वो एक अच्छे यूएस बेस्ड कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर थे और उनका एज, करंट एज 50 एज है। तो 50 एज में उनका जो ड्रीम था कि कंसल्टेशन में उनको बहुत रुचि थी, इंटरेस्ट था, और वो कंसल्टेशन करते भी थे। लास्ट 14-15 साल से कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन में थे। तो उन्होंने उनका एक्टिव जॉब छोड़ा जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम उन्होंने अचीव किया। तो ये कॉन्फिडेंस ना प्लानिंग से ही मिलता है। एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास व्यक्ति, पर्सन अगर सीरियस है, कमिटेड है, डिसिप्लिन है, प्लानिंग करता है तो उसको रिजल्ट 10 साल में बिल्कुल आता है। एन नंबर ऑफ केस स्टडीज है जिन्होंने प्लानिंग, रिव्यू, ये दोनों चीज़ों को फॉलो किया है
एक्सपर्ट के साथ रुके हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी उनकी बढ़ाई है, 10 साल में उनको फाइनेंशियली फ्री होना ही है। तो ये डिफरेंस है। यंग जनरेशन को जहाँ तक मैं कहूँ, यंग जनरेशन में भी वो परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि उनको वो ड्रॉबैक है कि डिस्ट्रैक्शन उनको लॉन्ग टर्म तक लेके नहीं जाता, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन ये जर्नी बहुत बड़ा रहता है, लॉन्ग टर्म जर्नी, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग काफ़ी साल के बाद मिलता है, 10 साल, 15, 20, 25 साल। वहाँ तक रुकना, कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़ी क्लैरिटी का ये बहुत क्या कहते हैं उसको कि चैलेंज रहता है लोगों में। तो बड़ी क्लैरिटी के लिए आपको प्लान करना ज़रूरी है, एक्सपर्ट के साथ जाना ज़रूरी है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली अचीव कर पाओगे। ओके सर। सर और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना था, जैसे कि सर सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज इज ओपनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। कम से कम अभी 20 साल यूट्यूब को हो गए हैं, बहुत से लोग यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं, बहुत सी चीज़ें गूगल से पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स है, ठीक है, लोगों को सब पता है, पीपल आर अवेयर अबाउट इट, पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, तभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते हैं सर। क्या रीज़न है सर इसके पीछे? राइट क्वेश्चन क्या है निखिल जी। देखो, गूगल आपने कहा कि 20 साल से गूगल आपको है, तो गूगल में आप ना वेल्थ क्रिएशन स्टेप्स डाल दो, आपको गूगल मोर देन 50 मिलियन से ज़्यादा आंसर दे देगा गूगल आपको। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन को जब ये 50 मिलियन में से आंसर उसके सामने आते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप गूगल, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन बहुत सारे अवेलेबल है, बट जब भी आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन जितनी बड़ी मात्रा में आपके पास सामने है, अवेलेबल है, तभी आपको प्रॉब्लम क्या होता है, आप सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते। डिस्ट्रैक्शन ये प्रॉब्लम होता है। डिस्ट्रैक्शन से मेजर प्रॉब्लम होता है कि डिसीजन में आप डिले करते हो, प्रोकास्टिनेशन। तो प्रोकास्टिनेशन जो है ना, हर चीज़ में डिसीजन लेने में आपको डिले करना, ये एक ना मानसिक रोग है, साइकोलॉजिकल ये बीमारी है प्रोकास्टिनेशन। तो ये प्रोकास्टिनेशन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट है, डिस्ट्रैक्शन से उनके थॉट्स को वो एनालिसिस और पैरालिसिस का अगेन एक ये डिसीज है, वो चलता है। देन फिर प्रोकास्टिनेशन करते हैं। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल ट्रबल होने का और एक रीज़न मैं आपको बताऊं कि लोगों को भरोसा नहीं कि वो फाइनेंशियल फ्री इस प्रोसेस से होंगे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस जहाँ पे आपका लूज है, तो आप कंफ्यूज स्टेट में साइकोलॉजिकल जाओगे। तो कंफ्यूज स्टेट में जो भी आप डिसीजन ले लो, वो डिसीजन आपका गलत ही होना है। इन दोज डेज 95% लोग कंफ्यूज स्टेट में डिसीजन ले रहे हैं। और जितना नॉलेज अवेलेबल है ना, वो भी अलग अलग पीसेस में नॉलेज अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारे पीसेस आप इकट्ठा इस टेबल पे लाओ और उस पीसेस को ज्वाइन करो, और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ऑथेंटिक नॉलेज लोगों के पास नहीं है, इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं, साइकोलॉजिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे, और गलत फाइनेंशियल डिसीजन से उनको फाइनेंशियल ट्रैप भी बहुत जल्दी आता है। तो कितना भी टेक्नोलॉजी आप देखो, लास्ट 20 साल में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है। इवन स्पेसिफिकली लॉकडाउन के बाद बहुत टेक्नोलॉजी, एआई आया, चैट जीपीटी आया, लोग बहुत यूज़ करते हैं गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब। पर एक चीज़ आपको आई डोंट नो पता है या नहीं पता, लास्ट 5 ईयर्स में 2020 से 2025 तक 5 ट्रिलियन मिडिल क्लास लोगों का वेल्थ 1% वेल्थी लोगों के पास ट्रांसफ़र हुआ है। आप टेक्नोलॉजी इतना होने के बाद भी हिस्ट्री में इतना वेल्थ मिडिल क्लास लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आगे भी ये होने वाला, जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, और ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना है, सही फाइनेंशियल प्लान बनाना है, उसको स्ट्रक्चर करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसके बाद आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। अदरवाइज नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका भी वेल्थी लोगों के पास आपकी आदतों से ट्रांसफर हो सकता है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। थैंक यू फॉर सच एन वंडरफुल इनसाइट। थैंक यू। मुझे भी नहीं पता सर था कि सर 1% वेल्थी लोगों के पास मिडिल क्लास का वेल्थ ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर मतलब उन्होंने छीना नहीं है, हाँ बिल्कुल, हमारी आदतों से उनके पास चला गया। बिल्कुल सर। इट्स अट्रैक्शन एंड दे प्ले दिस गेम वेरी वेल। उनको पता है ये कैसा खेल होता है। तो ये चीज़ है इंटरेस्टिंग। सर मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी इंडिया इज़ द फ्यूचर, बहुत सी चीज़ें बात की जा रही है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया का क्या फ्यूचर रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वेदर इट्स बिजनेस, फाइनेंशियल मार्केट और सभी इंडस्ट्रीज को देखते हुए? देखो, डेफिनेटली इंडिया में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, बट आपको डिसाइड करना है आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चाहिए या सिक्योरिटी और कंफर्ट चाहिए।
तो जहाँ तक मेरे हिसाब से मेजॉरिटी लोगों को सिक्योरिटी और कंफर्ट चाहिए, और इसीलिए इंडिया से आज बहुत सारे इंडियंस माइग्रेट हो रहे अलग अलग देशों में। तो 30% इंडियंस ऑलरेडी माइग्रेट हो गए अलग अलग कंट्रीज़ में। रीज़न, उनको सिक्योरिटी और कंफर्ट चाहिए। जी। जहाँ तक इंडिया में बहुत ग्रोथ है, आपकी जीडीपी 5th स्टैंडर्ड पे अभी 5वीं जीडीपी है। तो इस जीडीपी में आगे का फ्यूचर मैं आपको बताता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर है, बहुत सारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप क्लोज भी हो रहे, दोनों चीज़ें हो रही। बट अपॉर्चुनिटी एक है, जैसे मैंने एक ऑस्ट्रेलियन वेल्थ कोच से डिस्कशन किया, ही टोल्ड मी कि उसने क्या किया कि उसका वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी 2 साल पहले यूएस के अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को सेल कर दी। उसने एक चीज़ बताई कि आगे जाके इंडिया में ये होने वाला है कि वहाँ से लोग आएंगे, अच्छे बिजनेसेस देखेंगे, उसका वैल्यूएशन देखेंगे और वो बाय करेंगे। ऐसे सिचुएशन में नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा वैल्यूएशन वाला बिजनेस क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलना है इंडिया में। सेकेंड थिंग, आप अच्छी तरह से प्लान करोगे, उसको रिव्यू करोगे, अच्छे एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करोगे। स्पेसिफिकली रियल इस्टेट भी आपके पास होना चाहिए, कमर्शियल एसेट, रेसिडेंशियल एसेट, डिपेंड है आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है, और एक्सपर्ट की सलाह ले लो। म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाओ, स्टॉक का पोर्टफोलियो। बट ये सारी चीज़ें आप करने से पहले आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। तो 2 चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटी ग्रोथ देगी। एक तो आपके पास ऑपरेटिंग एसेट मतलब कैश फ्लो जनरेट करने वाला बिजनेस है, तो ग्रोथ इंडिया में आपको मिलेगी। आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ग्रोथ आपको मिलेगी। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप रैट रेस में आगे भी दौड़ोगे, कितना भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने दो, आपको मिलेनियर बनना बहुत मुश्किल होगा। इवन डेटा भी कहता है कि आज भी 0.10% इंडिया में मिलेनियर है, और सेम डेटा आप 20 साल में जाओगे तो वही डेटा था। आगे जाके और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने के बाद डेटा सेम ही रहने वाला है। रीज़न, बहुत सारे सेल्फ इमेज कैरेक्टर आज भी लोगों में कहीं पे मिसिंग है। ओके, जैसे कि सर कौन से कैरेक्टर मतलब देखो, पहली चीज़ है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज है। मेल को स्पेसिफिकली फाइनेंशियल लिटरेसी प्रिंसिपल बेस्ड नॉलेज से बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट एजुकेशन। अगर वो नहीं बढ़ाता है तो इलिटरेसी में क्या होगा, एवरी टाइम वो फाइनेंशियल डिसीजन किसी एवरेज पर्सन से लेगा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। तो एवरेज पर्सन से आप क्या करोगे, चीप और सस्ती सलाह लोगे, और सस्ती सलाह जाके आपको आगे कॉस्टली पड़े। तो पहली चीज़ आपको सेल्फ इमेज कैरेक्टर में आपको लानी है, आपका फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, ताकि आपका सेल्फ इस्टीम बढ़ेगा। सेल्फ इस्टीम आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंफ्यूज स्टेज में आप डिसीजन नहीं लोगे। तो ये सेल्फ इमेज के ऊपर बड़ा काम करने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी है। सेकेंड थिंग, आपको मेंटोर के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट, मेंटोर या वेल्थ कोच, फाइनेंशियल कोच, ये आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सेल्फ इमेज में जो मिसिंग पार्ट है वो आप दूर कर पाओगे। थर्ड थिंग, आपको आपका हेल्थ के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी हेल्थ होगी तो आप अच्छे डिसीजन लोगे, फिजिकली मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे। ये 3 चीज़ें आप में होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि सेल्फ इमेज आपका पावरफुल होगा। पावरफुल सेल्फ इमेज से आपकी लाइफ में पैसा आएगा, पैसा रहेगा और पैसा ग्रो भी हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपके सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। नाउ सर, आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन सर। सर, आप ऐसी क्या टिप्स मैन को देना चाहोगे ताकि वो उन्हें उनके फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प कर सके? श्योर, डेफिनेटली। देखिए जी, पहली चीज़ हर इंडिविजुअल को ये करनी है कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव सही ढंग से आपको पेपर पे लाने, उसको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, जिसके लिए आगे यहाँ से 20-25 साल आपको बहुत काम करना है। ऐसे गोल होने चाहिए कि उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे, राइट। तो गोल्स जब भी आप पेपर पे लाते हो तो आपको फिर उसको कैटेगराइज करना है। कौन से शॉर्ट टर्म गोल है जो 1 से 3 साल में आने वाले, कौन से मीडियम टर्म गोल है जो 3 से 6 साल तक आने वाले, और उसके बाद कौन से लॉन्ग टर्म गोल है जो 7 साल और उससे आगे आने वाले गोल्स है। जैसे 7 साल और आगे आने वाले गोल्स, अगर आप जनरेशन नेक्स्ट 40-45 की उम्र में हो तो आपका रिटायरमेंट, राइट। उसके बाद फिर आपका बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चों का मैरिज। ये मेजर गोल, 3 गोल आपके बड़े गोल हैं, वो बाद में आएंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपका जो जैसे पार्ट आ गया, कंटिजेंसी प्लानिंग हो गया, या घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या वेकेशन करना है,
ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में गोल्स आते हैं, तो उसको पहले पेपर पे लाइए। उसके बाद सफिशिएंट कॉन्टिजेंसी फंड को पहला इकट्ठा कीजिए, क्योंकि कॉन्टिजेंसी आपको ऐसे सिचुएशन में फास्ट लिक्विडिटी देती है। अदरवाइज मेजॉरिटी लोगों के पास कॉन्टिजेंसी इमरजेंसी फंड नहीं है। 6 महीने का 12 महीने का इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी को बनाइए। उसके बाद प्रोटेक्शन प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज लीजिए, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल, एक्सीडेंटल, क्योंकि ये बहुत नेसेसिटी, ये फायरवॉल का काम करती है। चौथी चीज़, आपका फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आपको एसेट क्लास कौन से आपके लिए अवेलेबल है, कौन से एसेट क्लास में आपको वेल्थ क्रिएट करना है, ये कंफ्यूज स्टेट ऑलवेज रहेगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पता होनी चाहिए कि एसेट क्लास कौन से टाइप के हैं, इन्वेस्टमेंट टाइप्स कौन से है, कहाँ पे कितना रिस्क लेना है, ये सारा आपका फाइनेंशियल लिटरेसी है। और पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़ निखिल जी, एक्सपर्ट के साथ जाइए। बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले लाइफ में, वो एक्सपर्ट आपको बताएगा कौन से चैलेंज को कैसे टैकल करना है। तो आपके ऑडियंस को मैं यही सलाह दूंगा, ये 5 चीज़ें कीजिए, आप गारंटेड आपके होल लाइफ में कभी फाइनेंशियल ट्रैप नहीं आओगे। ग्रेट सर, थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल आंसर्स सर। आपने बहुत हेल्प की, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट में मैन को, जहाँ पे वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना खुद का कदम रख सके, और बहुत सी चीज़ें उसमें उनको इस पॉडकास्ट से जानने मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू निखिल जी, वंस अगेन आपने यहाँ पे इनवाइट किया और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे। हमारा नॉलेज आपके ऑडियंस तक पहुँचे और डेफिनेटली वो एक्शन ले ले। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऑडियंस को और कुछ कंसल्टेशन की ज़रूरत है, डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल सर, मैं लिंक जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए ताकि वो कॉन्टैक्ट कर पाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये था हमारा आज पॉडकास्ट, और हमारे आज के गेस्ट थे वेरी वेल नोन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड वेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर नितिन घाड़के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और इससे बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें आप ले रहे हो। ऐसे ही कई पॉडकास्ट देखते रहिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए दिस इज निखिल मौर्य साइनिंग ऑफ। बाय बाय।